नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। यदि ये चैनल किसी लड़की का होता है ना तो अभी तक बहुत सब्सक्राइब इसमें ऑलरेडी हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए अपने रिसर्च से समय निकाल कर लाता हूँ और पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, लगभग 17% लोग जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। और जो 83% लोग हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो बिना समय गंवाए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइन शेप फंक्शन। तो जो पढ़ना है मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। तो लाइन शेप फंक्शन पढ़ना है, फिर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखेंगे लाइन शेप फंक्शन की, और क्या रिलेशन होता है लाइन शेप फंक्शन का रेट ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन से। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन देखेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन देखेंगे, फिर हम उसके बाद स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी देखेंगे। रिलेटिव स्पेक्ट्रा क्या होता है, मतलब कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी और लाइन शेप फंक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। ब्रॉड बैंड रेडिएशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। 2 केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें भी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ेंगे। फिर नैरो बैंड रेडिएशन में हम स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, हम जैसे कि सभी जानते हैं लाइन शेप फंक्शन। देखो लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब यहाँ से इमिशन और एब्जॉर्प्शन से है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास सपोज कोई ये 2 स्टेट हो गई और लाइट यहाँ E1 एनर्जी E1 और ये E2। तो एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो मेरे पास स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन लाइन मिलेगी। यदि इमिशन हुआ है तो मेरे पास स्पेक्ट्रम में इमिशन लाइन मिलेगी। तो मेरे पास एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है ना। कब मिलेगी सिंगल लाइन, जब मेरे पास जो ये हायर एक्साइटेड स्टेट है ये ब्रॉड नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास एक सिंगल लाइन है, ब्रॉड नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। एनर्जी डेंसिटी जो है वो एनर्जी जो है वो डेल ई नहीं है। तो एक सिंगल लाइन मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। एनर्जी स्टेट का क्या होता है, फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, जिसकी वजह से फाइनाइट विड्थ आती है। तो ये फाइनाइट विड्थ आ गई यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एटम है ना एब्जॉर्ब कर सकता है और इमिट कर सकता है रेडिएशन ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने अभी बताया ऊपर, यदि सिंगल होता हमारे पास, ब्रॉडनेस नहीं होती, तो हमारे पास एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रॉडनेस है, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग आएगी, ये फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, और जो सेंटर से आएगी वो अलग आएगी। समझ में आया बात मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो इमिशन लाइन हमें मिलेगी वो थोड़ी सी ब्रॉड मिलेगी, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो ये, ठीक है। तो हमें एक सिंगल लाइन नहीं मिली, क्या मिली है लाइन, क्या मिली, एक ब्रॉड लाइन मिली है, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखो जो ब्रॉड लाइन हमें मिली है तो उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास म्यू नोड है। जो सेंटर से हमारे पास लाइन मिली है उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नोड है। अब ये लाइन से फंक्शन मैं भी बताऊंगा आपको। तो देखो लाइन तो समझ में आया, अब शेप की बात करें तो जो हमें ब्रॉडनेस मिली है ना, इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। तो शेप बेसिकली 2 तरीके की मैंने बताई थी। एक तो मैंने आपको लोरेंजन शेप बताई थी, एक गॉसियन शेप बताई थी, ठीक है ना। अब जैसे ध्यान से देखो, ये मेरे पास सपोज ब्रॉडनेस आई है, ये आया है, ठीक है ना। और मेरे पास यदि ये आए, अब ध्यान से देखना, इस वाले केस में जो ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा है, ये लोरेंजन शेप मेरे पास है। और इस केस में जो डेल वी है, डिफरेंस जो है, ठीक है ना, जो ब्रॉडनेस है वो क्या है, कम है। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन शेप बोलते हैं। दोनों लाइन की जो शेप है ना, दोनों लाइन की शेप क्या है, अलग अलग है। तो शेप का मतलब समझ में आया। तो ये शेप का मतलब यहाँ पे ये है जो मैंने अभी आपको बताया। बात करते हैं फंक्शन की। अब देखो इस शेप को डिस्क्राइब करने के लिए कोई तो फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे हम मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यदि मैं यहाँ पे इसमें y भी लगा दूँ तो ये क्या है, x भी है y भी है, तो किसका फंक्शन हो गया, x और y का फंक्शन हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो समझ में आया। तो यदि मेरे को उसको प्लॉट करना होगा, देखो y ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को इसको प्लॉट करना होगा तो मेरे पास ये ऐसे प्लॉट होगा सिंपली। यदि मेरे को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करना होगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास x है, तो इसका ना शेप तो मुझे पता ही है। तो इस
शेप के लिए कोई फंक्शन है, जो क्या है फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से मेरे पास जो ये लाइन है, ठीक है ना, इसका एक क्या एक फंक्शन है जिसको हम किससे लिखते हैं जी म्यू, और ये किसका फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है आप देख सकते हो, बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू गया, फिर क्या हो रहा है घट रहा है। तो इस फंक्शन को बोलेंगे लाइन शेप फंक्शन, जो फंक्शन लाइन की शेप बताएगा कि लोरेंजियन शेप होगी, गूशन शेप होगी, वाइगोट शेप होगी, अलग अलग शेप हमारे पास होती है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हमें पढ़ना है। तो जैसे मैंने अभी बताया एटम एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट कर सकता है ओवर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो समझ में आ गई बात। तो देखो सेवरल फैक्टर्स होते हैं इस ब्रोडनिंग के, जो लाइन ब्रोडन हुई है ना, सेवरल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स के ब्रोडनिंग के। नेचुरल ब्रोडनिंग होता है, डोपलर ब्रोडनिंग होता है, प्रेशर ब्रोडनिंग होता है। ये मैंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि ब्रोडनिंग क्यों होती है, और इन चीज़ों को भी मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ध्यान से देखो, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एक एटम की, ठीक है ना, कि वो इंटरेक्ट करेगा विद फ्रीक्वेंसी म्यू टू ड्यू में। अब मेरे पास यहाँ पे इमिशन होगा, है ना, इमिशन होगा। अब वो क्या है, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी में भाई बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, डेल में मेरे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी जिसमें इंटरेक्शन हो सकता है। अब मान लो एक्साइटेड एटम में कोई क्या है, यहाँ पर एटम है, अब स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा, तो बाहर से किसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेक्ट करेगा, तो द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम इंटरेक्ट्स विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू टू ड्यू मी इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि अब मान लो एक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। एक्साइटेड एटम है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन कब होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन तभी तो होगा जब बाहर से कोई फोटोन इस पर इंसिडेंट हो गए, तो उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी यदि म्यू और ड्यू म्यू के बीच में है, तो ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इमिशन की, क्योंकि यही तो हमें फंक्शन, यही तो लाइन से फंक्शन बताएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम इंटरेक्ट्स विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम म्यू टू ड्यू म्यू इज गिवन बाय दिस वन, और ये क्या है हमारे पास लाइन से फंक्शन है, ये क्या है लाइन से फंक्शन है। तो लाइन से फंक्शन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो डिस्क्राइब करता है एब्जॉर्प्शन और इमिशन प्रोबेबिलिटीज़ का अराउंड द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हो भाई सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अराउंड क्या है, ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन इंटेंसिटी का क्या कर रहा है, शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। या हम कह सकते हैं ये इंटेंसिटी भी तो होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो लाइन से फंक्शन इंटेंसिटी या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है, समझ में आई बात, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अब देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कितनी है, 1 ही तो होनी चाहिए। तो भाई 0 से इन्फिनिटी सारी फ्रीक्वेंसी मैंने कंसिडर की, तो जो मेरे पास जी म्यू डी म्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये होती है मेरे पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ठीक है ना। तो देखो दिस नॉर्मलाइजेशन एंश्योर्स दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन का जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 1 है। यदि म्यू और ड्यू म्यू के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट करेंगी, तो टोटल इंटरेक्टिंग फ्रीक्वेंसी का जो प्रोबेबिलिटी है, यदि इसके बीच में सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन से फंक्शन एंड रेट ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की। अब देखो मेरे पास यदि टोटल नंबर ऑफ एटम्स n2 है एक्साइटेड स्टेट में और n1 है एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कहने का मतलब है 2 स्टेट मेरे पास हो गई, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लोवेस्ट स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये तो टोटल हो गए, तो ओनली n1 जी म्यू डी, ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ इतने ही एटम इंटरेक्ट करेंगे किसमें, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, ये 2 है यहाँ पे, और इतने एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ जो म्यू और ड्यू वो म्यू प्लस डी म्यू के बीच में लाई करेगी। तो टोटल तो इतने हैं, लेकिन म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में कितने एटम इंटरेक्ट करेंगे हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट में तो ये आएंगे, ठीक है,
और लोवेस्ट स्टेट में ये एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स इंटरेक्ट करेंगे। समझ में आई बात। लेकिन यदि मैं इसी का ना क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, अब ध्यान से देखना। अब देखो मैंने अब सारी फ्रीक्वेंसी ले ली भाई, 0 से इन्फिनिटी ले लिया ना, सारी फ्रीक्वेंसी ले ली, तो N2 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। और ये मेरे पास कितना आ गया, ये तो मेरे पास कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया N2, आगे नहीं आ गया मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो मेरे पास N2 है, लेकिन म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ सिर्फ कितने इंटरेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतने इंटरेक्ट करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे सारी 0 से इन्फिनिटी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो समझ में आई बात। तो ये वो एटम्स हैं जो म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ ही सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इस कंडीशन में ना जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, ठीक है ना, द रेट एट विच स्पॉन्टेनियस इमिशन ओकर बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, सिर्फ इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो इमिशन हो रहा है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली ये। समझ में आए बात, ठीक है। देखो डी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, देखो ये हमारे पास क्या है। अब यदि आप ध्यान से देखो, मैंने लेज़र फिजिक्स में पहले पढ़ाया था, तो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वो अपने आप होता है ना। तो ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम लोवेस्ट स्टेट। तो मैंने उसमें इसको आपको याद रखने का तरीका कैसे बताया था, टोटली होता कैसे है। अब ये जब इमिशन होगा तो देखो अपने आप होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, इस एक्साइटेड स्टेट से हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, पहली बात समझ में। और क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए से लिखेंगे, और ये 2 से 1 में आ रहा है तो 2 से 1 में अपने आप होता है, तो ये एनर्जी डेंसिटी पे निर्भर नहीं करता है, ये मेरे पास आता है। समझ में। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ ध्यान से देखो, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ म्यू प्लस डी म्यू के बीच में निकालना है। तो डेल्टा आर स्पॉन्टेनियस कितना होगा, 2 से 1, तो ठीक है ना। तो 2 से 1 में आया है, ये तो हो गया आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो म्यू प्लस डी म्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में है। समझ में आएगा ये बात। यदि हम सिंपल एक फ्रीक्वेंसी लिखते तो ये नहीं लिखते, यही आ जाता हमारे पास। तो समझ में आई बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा, टोटल निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आई बात। तो देखो 0 से लेके इन्फिनिटी, इस पूरे का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी रेट क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस इमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ही है, लेकिन बिटवीन फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू प्लस डेल म्यू। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, तो ये बाहर ले लिया, N2 भी मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 0 टू इन्फिनिटी। ये मेरे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन के। तो देखो ये प्रूव हो गया या नहीं हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था, आज हमने इसको प्रूव भी कर दिया। अब हम इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन की बारी है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा, म्यू और डेल म्यू के बीच में। ध्यान से देखो, तो देखो स्टिमुलेटेड का ना बेसिकली हम ना गामा फंक्शन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, गामा फंक्शन से। इससे जो भी स्टिमुलेटेड प्रोसेस होगा, चाहे वो स्टिमुलेटेड इमिशन हो चाहे वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो, तो स्टिमुलेटेड को किससे लिखेंगे, गामा से। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 स्टेट हो गई। अब 2 से 1 में आया तो स्टिमुलेटेड आया है, तो ऊपर से नीचे आया, तो बेसिकली वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है मेरे पास होता कैसे है, ध्यान से देखना। 2 से 1 में आया है तो स्टिमुलेटेड है, तो बी से लिखेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट। 2 से 1 में आ गया, ठीक है। अब ये 2 से 1 में आया है, 1 मिनट, ठीक है। तो 2 से 1 में आ गया, समझ में आया। तो इसमें अब हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, N2। यदि हम सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ये तो लिखते हैं, और ये हमारे पास स्टिमुलेटेड है, तो बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी आई होगी, उससे इंटरेक्ट किया होगा, उसकी एनर्जी डेंसिटी, तो उसका एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया। इसको हम रो से भी लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी को, घबराना मत कि पता नहीं क्या लिख दिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो ध्यान से। तो 2 से 1 में आया तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट हो गया मेरे पास, है ना भाई। 2 से 1 में आया है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट हो गया स्टिमुलेटेड।
ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, स्टिमुलेटेड प्रोसेस है तो इंटरेक्ट किया जो बाहर की फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की, इंसिडेंट लाइट की। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, जो यहाँ पर है वही प्रोसेस है। यदि आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन निकालना है मेरे को, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखो ये बाहर आ जाएगा, ये चीज़ बाहर आ गई बाहर, 0 to इन्फिनिटी ये आ गया। अब देखो ये दोनों म्यू के फंक्शन है ना। अब ये क्या है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये क्या है, लाइन फंक्शन। अब इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, तभी मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकता हूँ। समझ में आ गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ा। अब बात करते हैं मेरी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम सिमिलरली कैसे होगा। देखो यहाँ पर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन कब होगा, 1 से जब 2 में जाएगा। तो 1 से देखो 2 में गया, है ना। समझ में आ गई बात। बी आता है स्टिमुलेटेड आइंस्टाइन कोफिशिएंट में, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है। फिर ये है कि भाई ये अपने आप तो ऊपर जाता नहीं, इंटरेक्ट करता है बाहर से, जो हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो उस लाइट का क्या स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितना है ना, एनर्जी डेंसिटी कितना है। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने परसेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने परसेंट है, जो म्यू और म्यू डी म्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में आते हैं इतने। यदि सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते तो हम ये नहीं लिखते, ठीक है ना। हम म्यू प्लस डेल म्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हमने निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दिया। देखो ये बाहर आ गया, तो 0 to इन्फिनिटी ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों इंटीग्रेशन को देखो, इसको और इसको, ये दोनों स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। ये 2 से 1 में गया है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। समझ में आया, दोनों स्टिमुलेटेड प्रोसेस है। अब इन दोनों प्रोसेस में सेम इंटीग्रेशन आप देख सकते हो, है ना, सेम इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को यदि हम सोल्व कर ले तो हम स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रल डेंसिटी और लाइन शेप फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, तो रिलेटिव स्पेक्ट्रा हम अब पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी का और लाइन शेप फंक्शन का, ताकि हम इन इंटीग्रल्स को क्या कर सके, सोल्व। तो इन इंटीग्रल्स को हम सोल्व तभी तो करेंगे, ध्यान से देखना, जब हमें पता हो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो 2 केस अराइज होते हैं। क्या केस अराइज होते हैं, 2। पहला केस तो है जो ये है, एनर्जी डेंसिटी तो है, ये एनर्जी डेंसिटी कौन सी, भाई स्टिमुलेटेड प्रोसेस हो रहा है ना, तो जो हम बाहर से डालते हैं ताकि स्टिमुलेट कर सके, एब्जॉर्प्शन कर सके या इमिशन। तो जो हम बाहर से डाल रहे हैं ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी, वो ब्रॉड बैंड हो, यानी उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो। क्या हो, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो। समझ में आ गई बात, ठीक है, तभी तो ब्रॉड बैंड कहेंगे उसको। और एक दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया यदि ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी जो है नैरो हो, यानी जो हम लाइट डाल रहे हैं वो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक हो। क्या हो, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक हो, है ना, यानी उसमें बहुत ही मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के आसपास हो, है ना, ज़्यादा ब्रॉड ना हो। तभी हम इन दोनों इंटीग्रल्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और इंटरेक्शन बता सकते हैं कि लाइन से फंक्शन में और क्या होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे ये मेरे पास है, पहला है, देखो एटम कैरेक्टराइज्ड बाय द लाइन से फंक्शन जी म्यू, है ना भाई, एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक को लाइन से फंक्शन बता रहा है। ध्यान से देख लो, विद ब्रॉड बैंड रेडिएशन, ब्रॉड बैंड रेडिएशन, है ना। अब देखो ध्यान से, गौर से देखो, इसमें देखो ये हो गया मेरे पास, है ना, इसमें देखो कितना सारा ब्रॉड बैंड है, यानी ये है ना, डेल म्यू इसका ज़्यादा है। और ये क्या है, जो लाइट इमिट हुई है, ये तो वो है जो हमने इंसिडेंट की थी, है ना। और ये मेरे पास क्या है, जी म्यू, है ना, ये क्या है, जी म्यू। ये एब्जॉर्प्शन का हो सकता है या इमिशन का हो सकता है। समझ में आया मैं क्या, हम स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ही तो पढ़ रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन में लाइन है या इमिशन में लाइन है, तो 2 केसेस मैंने बताए। तो ये तो जो एनर्जी डेंसिटी हमने इंसिडेंट की, देखो कितनी ब्रॉड है ना, ये ऑलमोस्ट नैरो आ रहा है। दूसरा, यदि हम जो एनर्जी डेंसिटी हमारी है वो नैरो हो, यानी नियरली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हो, या हम कह सकते हैं नैरो बैंड रेडिएशन हो, 2 केसेस हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हो,
हमने लाइट तो इंसिडेंट की थी नैरो, है ना, लेकिन जो हमें लाइट मिली है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन लाइन हमें जो मिली है वो देखो कितनी ब्रॉड मिली है ना। तो दो केसेस है, एक तो ब्रॉड बैंड रेडिएशन और एक नैरो बैंड रेडिएशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं। अब देखो ब्रॉड बैंड रेडिएशन, पहला केस, फॉर ब्रॉड बैंड रेडिएशन जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी। कब होगी? ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज वेयर द लाइन से फंक्शन जी म्यूज सिग्निफिकेंट। अब देखो कह रहा क्या है, कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है भाई देखो ये ब्रॉड बैंड का केस था, अब जी म्यू सिग्निफिकेंट कहाँ है? भाई जी म्यू सिग्निफिकेंट यहीं पे तो है, इसी रेंज में तो है ना। तो इस रेंज में ना आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखो ये हिस्सा, तो इसमें तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो एनर्जी डेंसिटी है ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। देखो यदि मैं ये केस लूँगा तो देखो देयर इज अ वेरिएशन, है ना, ये कांस्टेंट नहीं है ना, देयर इज अ वेरिएशन। लेकिन यदि मैं ये स्मॉल चेंज लूँ, है ना, डी म्यू में, तो हम देख सकते हैं इस स्मॉल चेंज में इसमें तो सिग्निफिकेंट चेंज है, ये हम देख सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, कम चेंज है ना, तो यानी इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ में आया? तो ब्रॉड बैंड रेडिएशन में हमारे पास जहाँ पे लाइन से फंक्शन सिग्निफिकेंट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। ये हमारे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, क्या है, ये है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, है ना, अराउंड सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ये डेल म्यू नोड है ना, ये कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात? तो अब देखो पढ़ना है स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे इस केस के लिए। तो देखो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा, यही तो आया था हमारे पास, है ना, ये हमारे पास केस आया था। अब ध्यान से देखो, तो ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, है ना, जब ये सिग्निफिकेंट होता है तो ब्रॉड बैंड रेडिएशन में, है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया जब लाइन से फंक्शन सिग्निफिकेंट होता है। तो ये आ गया, बी हमने बाहर ले लिया म्यू नॉट। अब ये सिग्निफिकेंट है ना, इसको हम नेगलेक्ट वो कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो जब ये हमने 0 to इन्फिनिटी लिया, है ना, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, देखो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये, तो इसका हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, इस जानते हैं ये क्या होता है हमारे पास रिलेशन आइंस्टाइन, ये क्या है स्टिमुलेटेड, ओ सॉरी ये क्या स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये क्या स्टिमुलेटेड इमिशन में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। और इसको आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका तो ये आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना, इससे। और ये क्या होता है हमारे पास 1 में टी स्पॉन्टेनियस, है ना, जो A to 1 कितना होता है 1 में टी स्पॉन्टेनियस, लाइफ टाइम होते हैं हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है ना। तो इसको उठा के, ये आपको याद रखना है, इसको उठा के आप इसमें रख दो तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ हम क्या समझे हैं देख, ठीक है ना, देखो इसको उठा के मैंने सिंपली यहाँ रख दिया, तो इस चीज़ से हम क्या समझे, जो मेरे पास स्टिमुलेटेड इमिशन है 2 से 1 में क्या स्टिमुलेटेड इमिशन है ना, किस पर निर्भर कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है ना। समझ में? अब देखो इसको ना काफ़ी बुक्स में आप देखोगे ना ओमेगा के फॉर्म में भी लिखा हुआ है ना, तो आप ओमेगा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई म्यू होता है। समझ में आई बात करते हैं हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखो 1 से 2 में गया है, तो ये यही तो आया था हमारे पास इक्वेशन, है ना। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कब होता है 1 से 2 में गया, तो ये सिंपली हमने ऊपर इंटीग्रल डिराइव किया था, तो ये तो हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है ब्रॉड बैंड के केस में, तो ये बाहर आ गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सिंपली ये आ गया हमारे पास। तो हम वही अपना आइंस्टाइन कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इसको रख दो तो ये आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है, फॉर ब्रॉड बैंड रेडिएशन के लिए ना बोथ स्टिमुलेटेड इमिशन हो या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कांस्टेंट स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। भाई ये कांस्टेंट था तभी तो बाहर लिया था ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। कब? ब्रॉड बैंड रेडिएशन के केस में,
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी ध्यान से देखो। अब दूसरा केस हमें पढ़ना है। इस केस के लिए भी हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन देखेंगे। तो नैरो बैंड रेडिएशन देखो, फॉर नैरो बैंड रेडिएशन डेल म्यू क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, यही तो है हमारे पास नैरो बैंड के लिए, है ना। अब ये नैरो बैंड के लिए आप गौर से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये है नैरो बैंड, है ना। तो ये डेल म्यू देखो, इस छोटे से उसमें ये जो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, देखो इसमें वेरिएशन है ना वेरिएशन, बिल्कुल वेरिएशन है। लेकिन यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के लिए ये कांस्टेंट है ना। कौन सा, हमारे पास लाइन से फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो एक तो ये तरीका है समझने का, तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। उस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। दूसरा, अब ध्यान से देख लो, मेरे पास कोई फंक्शन है ना। अब मान लो ये फंक्शन है, अब ध्यान से देखो, और ये फंक्शन जो है ऑलमोस्ट क्या है, बहुत नैरो है ना। क्या है, नैरो है। एक्स नोड पर ये फंक्शन क्या है, देखो ऑलमोस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा नैरो। तो मैं इसको डेल्टा फंक्शन से भी क्या बता सकता हूँ, डेल्टा फंक्शन से इसको मैं बता सकता हूँ। तो मेरे पास जो फंक्शन होगा ना ये, ठीक है ना, जो मेरे पास ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन जो है मैं इसको डेल्टा फंक्शन से भी क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ, ठीक है ना। समझ में आया। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स नोड है, ठीक है ना, बहुत नैरो मेरे पास ये यहाँ पर है, ब्रॉडनेस है ही नहीं है, ठीक है ना, एक्स नोड पर। तो मैं इस फंक्शन को डेल्टा, ये मेरे पास क्या है, डेल्टा फंक्शन, तो मैं डेल्टा फंक्शन से इसको ऐसे शो करूँगा। सेम केस यहाँ पर है मेरे पास, क्या है, सेम केस मेरे पास यहाँ पर है। तो मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी है ना, वो काफ़ी नैरो है ना। तो मैं एनर्जी डेंसिटी जो है हमारे पास है, एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या लिखूँगा, एनर्जी डेंसिटी को मैं ये लिखूँगा, सॉरी म्यू, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ये दो तरीके मैंने बताए हैं, ठीक है ना। क्या बताए हैं, दो तरीके मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अब ध्यान से देखो भाई, डेल म्यू चेंज के लिए ये कांस्टेंट है ना, इसमें स्लाइट वेरिएशन है। एक तो ऐसे समझो, नहीं है ऐसे भाई, ये बहुत ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है ना, ओ सॉरी, बहुत नैरो ब्रॉड के लिए ये ऑलमोस्ट थिन है। तो इस केस में क्या है, डेल्टा फंक्शन की तरह काम कर रहा है, हम एनर्जी डेंसिटी से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में डेल्टा फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो, ये सिग्निफिकेंट होता है विद इन अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज अराउंड अ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। समझ में आया। तो हम इसको डेल्टा फंक्शन से इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, डेल म्यू हो गया, ये म्यू हो गया, है ना, ये म्यू नोड हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना है, स्टिमुलेटेड इमिशन का केस है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में हमारे पास यही केस था। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये केस तो बाहर आ जाएगा, देखो बाहर आ गया, बचा मेरे पास डेल्टा फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो म्यू का वैल्यू म्यू नोड के इक्वल रखना है इसमें, ठीक है ना। तो हम जब इसको देखो, इस फंक्शन ऐसे सोल्व करते हैं, हमारे पास यदि ऐसे ये आता है, मान लो ये x माइनस एक्स नोड है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर मेरे पास यहाँ कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम रखेंगे, ये x इक्वल टू एक्स नोड है तो इसमें रखा जाएगा, तो एक्स नोड आ जाएगा। तो मेरे पास सोल्व हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, डेल्टा फंक्शन की। या मैं इसको ऐसे भी एक एग्जांपल से आपको बताऊं, ये 0 to इन्फिनिटी एक्स माइनस 2 है, और यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स है ना, और x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा किसमें, इसमें। तो 2 to 4 आंसर आ जाएगा मेरे पास, है ना। बाहर कितना आएगा, 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा। सेम है, म्यूजिकल टू म्यू नोड पुट करना है इसमें, ये आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात, होपफुली आपको समझ में आ गया। यहाँ पे खेल है, ये चीज़ आपको समझना है। देखो, जब ब्रॉड बैंड के केस में तो ये चीज़ आती है हमारे पास, नैरो बैंड के केस में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है। समझ में आ गई बात। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन्स बी कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
तो ये बात ध्यान रखनी है। बात करें हमें स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की, तो सेम केस है हमारे पास है, 1 से 2 में गया एब्जॉर्प्शन होगा। तो डेल्टा फंक्शन जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो वो कॉन्स्ट, ये तो बाहर आ गया, ये डेल्टा फंक्शन अंदर हो गया, म्यूजिकल टू म्यू नोड इसमें रख देंगे, सिंपली हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। जहाँ पर ये है, ये चीज़ हमारे पास कब आती है, ब्रॉड बैंड के केस में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ की मल्टीप्लाई हुई है लाइन शेप फंक्शन की। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर नैरो बैंड रेडिएशन, नैरो बैंड रेडिएशन के लिए ना बोथ स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी डेंसिटी के भी और लाइन शेप फंक्शन के भी। ब्रॉड बैंड में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी डेंसिटी के थे, लेकिन इस नैरो बैंड केस में क्या है, दोनों, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लाइन से फंक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।